एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 42। 42 बात करता है आपका कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल ऑफ गिव नेम एंड रेजिडेंस। पहले इसे जानने के लिए याद रखिए कि 41 में मैंने आपको बताया था कि पुलिस वाला जो आपको कॉग्निजेबल केस में उठा सकता है, ठीक है। क्या पुलिस वाला आपको नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी उठा सकता है? आंसर इज यस। बट अगर मान लीजिए कोई आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, पुलिस वाला आपसे नाम वाम पूछता है कि नाम बता, अपना पता बता, और या तो आप उसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या आप उसे मना कर देते हैं कि मैं अपना नाम पता नहीं बता रहा, ठीक है। या तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी अपने नाम पते से रिलेटेड या उसे रिफ्यूज कर दिया मैं पुलिस वाले को कि मैं नहीं बता रहा, तो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है नॉन कॉग्निजेबल केस में भी, ठीक है। तो ये चीज को समझिए। इसलिए पुलिस वालों का अधिकार होता है कि वो आपसे नाम पूछ सके, इसलिए अगली बार से आप उनसे ये मत दिखाइएगा कि आप कौन होते हैं मुझसे नाम पूछने वाले, ठीक है। पुलिस वाले के पास पूरा अधिकार है, वो आपके पास नाम पूछ सकता है, आपका एड्रेस वेड्रेस सब पूछ सकता है। क्या लिखा है? When any person who is in the presence of police officer has committed accused committing a non cognizable, किसी ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, कहा कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, कहाँ लिखा है? सीआरपीसी की शेड्यूल में लिखा है। जैसे एक 323 की बात करते हैं, वो एक नॉन कॉग्निजेबल है। ऑफेंस रिफ्यूजिंग और डिमांड ऑफ सच पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस ऑफिसर वो डिमांड करता है कि आप अपना नाम पता बताओ, एक्यूज से कहता है, और गिव नेम एंड रेजिडेंस, अपना घर का पता दो, विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव फॉल्स, या उसे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, इसने मुझे नाम पता गलत बताया। सच ऑफिसर इन ऑर्डर इज नेम एंड रेजिडेंस मे बी asserted when the name is when the true name and residence of such person has been ascertained he shall be released। पर देखिए, मान लीजिए मुझे अरेस्ट करा पुलिस वालों ने और मैंने अपना नाम या तो फॉल्स बताया, नाम पता फॉल्स बताया या रिफ्यूज कर दिया, बट जब मैंने फिर बाद में अपना नाम पता सब सही बता दिया, तो पुलिस वाले को इमीडिएटली मुझे उस वक्त रिलीज करना पड़ेगा। मुझे वो तब तक पकड़ के रख सकता है जब तक मैं अपना नाम पता सही से नाम बता दूं, बस ये समझिए, ठीक है। चाहे कोई सा भी ऑफेंस है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। when that अगर मैं अपना when the true name and residence of such person as ascertained he shall be released on his executing bond, फिर उसे एक executing bond भरवा के, यानी कि उससे एक पत्र भरवाया जाएगा, बॉन्ड होता है वो भरवाया जाएगा, ठीक है। विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी, यानी कि कोई जमानती या गैर जमानती के साथ, अपीयर बिफोर मैजिस्ट्रेट, और कहेगा कि मैजिस्ट्रेट के सामने इस दिन आना। प्रोवाइडेड इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंस ऑफ इंडिया, मान लीजिए ये एक्यूज ए है, ये आपका रेजिडेंस ऑफ इंडिया नहीं है, तो क्या होगा? द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड, अब यहाँ शैल आ गया, करेंगे करेंगे, इसके साथ क्या होगा? एक श्योरिटी या दो श्योरिटी के साथ होगा। जैसे मान लीजिए माइकल है, ये माइकल है, माइकल अमेरिका का रेजिडेंस है, इसको कोई नॉन कॉग्निजेबल केस में पकड़ लिया, तो इससे आप और या ये अपना नाम पता झूठा बता रहा है, ठीक है, तो मैं जो पुलिस वाला होगा वो भरवाएगा ही भरवाएगा, एक श्योरिटी तो इससे लेगा ही लेगा, ठीक है। और वो श्योरिटी एक श्योरिटी है, एक से ज़्यादा श्योरिटी भी ले सकता है, और ये जो श्योरिटीज होंगे ये कौन होने चाहिए? आपका रेजिडेंस ऑफ इंडिया होने चाहिए, यानी कि जो इसके जो जमानत देंगे वो रेजिडेंस ऑफ इंडिया होने चाहिए, तभी छोड़ेंगे इसे। शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असर्टेन इन विद 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स में नहीं बताता, मान लो मुझे 24 घंटे में मैंने उसे सही अपना नाम पता नहीं बताया, ठीक है, जैसे ही बता दिया उसी वक्त छोड़ देगा, पर अगर नहीं बताया तो क्या होगा? बॉन्ड भरवाएगा और मुझे 24 घंटे के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे, और मजिस्ट्रेट के सामने बताएंगे कि हाँ इसने अपना नाम पता नहीं बनाया, इसलिए मैंने इसे पकड़ रखा है, झूठ बोल रहा था अपना नाम, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए पुलिस वालों को कभी भी ये मत कहो कि मैं अपना नाम पता नहीं बता रहा। अब आते हैं सेक्शन 43। 43 कहता है कि अरेस्टेड बाय प्राइवेट पर्सन। अब मान लीजिए मैं हूँ प्राइवेट पर्सन, मतलब एक ना पुलिस ऑफिसर हूँ ना मैजिस्ट्रेट हूँ, ठीक है, तो मैं क्या किसी को अरेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, मैं अरेस्ट कर सकता हूँ। कौन? किसको? ऐसे व्यक्ति को जो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है या कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है। देखिए क्या है, एनी प्राइवेट पर्सन, कोई भी प्राइवेट पर्सन, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लें, एनी प्राइवेट पर्सन, कोई भी आपका प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट कर सकता है, नहीं है उसके ऊपर है, और कॉज टू बी अरेस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को इन हिज प्रेजेंट, किसी उसकी प्रेजेंस में, अगर किसी ने ऐसा कोई ऑफेंस करे जो नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, और एनी प्रोक्लेम ऑफेंडर, यानी कि तीन बंदों को, या तो उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस करा है, या उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, या उसने कोई प्रोक्लेम ऑफेंडर है, यानी कि भगोड़ा घोषित हुआ है कोर्ट की तरफ से, विदाउट अननेसेसरी डिले शेल मेक ओवर अ कॉज एंड मेक ओवर अ पास एनी पर्सन अरेस्टेड पुलिस ऑफिसर, और फिर उसे अरेस्ट करके, ठीक है, जैसे मान लो मेरे को लग रहा है कि यार ये प्रोक्लेम ऑफेंडर है या इसने मर्डर करके भगा है, मैं उसे पकड़ूंगा, उसे चार दीवारी में बंद करूंगा, या हाथों से पकड़ूंगा, या उसे कमरे में बंद कर दूंगा, ठीक है। पर जैसे ही मैंने करा, मुझे वहां के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या 112 नंबर की कॉल करनी पड़ेगी कि जी ऐसे ऐसे मैंने पकड़ रखा है, इसके ऊपर ये इल्जाम है, ठीक है। और अगर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताना उसे जरूरी है, वरना उसकी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ जाएगा, अगर उसने जल्दी से नहीं बना के बताया कि
मैंने ऐसे पकड़ रखा है। If there is a reason to believe that such person come under this provision of section 41, the police officer shall rearrest। अब देखिए मान लीजिए प्राइवेट पर्सन ने तो उसे पकड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर अरेस्ट हो गया। जब वो हैंड ओवर करेगा पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है, तो वो चीज री अरेस्ट में मानी जाएगी, यानी कि दोबारा से अरेस्ट मानी जाएगी, क्योंकि पहली अरेस्ट तो वो प्राइवेट पर्सन ने करी और दूसरी री अरेस्ट किसने करी, आपका सॉरी दूसरा री अरेस्ट किसने करा, आपका पुलिस वालों ने करा, जब वो पुलिस वालों को बताएगा। इफ देयर इज अ रीजन कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल, अब मान लो ये प्राइवेट पर्सन है, इसे नहीं पता कि यार कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते नहीं है, जैसे मान लीजिए थप्पड़ मारना, इसे तो ये लगेगा थप्पड़ मारा है तो भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस ही करा है, ठीक है, पर पता अगर वैसे देखा जाए तो थप्पड़ मारना एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। अब उसे तो पता नहीं, तो इसको जो प्राइवेट पर्सन है, क्या इसने मतलब इसने तो सोचा कि मैंने कोई ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, बाद में पता चलता है जी आपने तो जिस अपराध में पकड़ा है वो तो नॉन कॉग्निजेबल है, तो क्या इसके ऊपर इलीगल अरेस्ट का, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, 220 का, जो मैंने आपको बताए थे कि ये इलीगल अरेस्ट के केसेस होते हैं, वो क्या इस पे लगेंगे? आंसर इज नो। इसे डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 79 आईपीसी का मिस्टेक एज डिफेंस, यानी कि इसने मिस्टेक में डिफेंस करा, यानी कि इसका जो ये चीज़ मानी जाएगी वो मिस्टेक में मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर एक प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है ये सोच के कि इसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, और बाद में पता चलता है कि वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो इसकी ये जो अरेस्ट करी जाएगी वो इलीगल नहीं मानी जाएगी, इसे डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 79 का, क्योंकि एक लेम आदमी से इतना एक्सपेक्ट नहीं करा जाता। और मान लीजिए उस वो व्यक्ति जो अरेस्टेड पर्सन है और गिव हिज नेम और एंड ही रिफ्यूज, इफ देयर इज अ रीजन, इफ रिफ्यूज और डिमांडेड पुलिस ऑफिसर, तो उसको 42 में ट्रीटेड करा जाएगा, मतलब अगर वो अरेस्टेड पर्सन अपना नाम पता नहीं बताता तो उसे 42 में करा जाएगा, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पकड़ लिया, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या कहता है? ये कहता है आपका कि एक मैजिस्ट्रेट भी आपका अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, एक मैजिस्ट्रेट भी आपका अरेस्ट कर सकता है। अब ये मैजिस्ट्रेट कौन है? यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी है, आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी है, कोर्ट वाला मैजिस्ट्रेट भी है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी है और जजेस भी है यहाँ पर, ठीक है, ये अरेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हूँ, ठीक है, मैं अपने इलाके में निकला, अपने इलाके में अरेस्ट कर सकता हूँ। अगर मान लो मैं इसी जगह का इलाका मैजिस्ट्रेट हूँ तो यहीं अरेस्ट करूंगा, और अगर मान लो मैं शादरा का मैजिस्ट्रेट हूँ तो मैं शादरा में तो करूंगा, और अगर मैं कहीं और में जाके हूँ मैं मैजिस्ट्रेट पर मैं यहाँ का शादरा का नहीं, मैं फरीदाबाद का मैजिस्ट्रेट हूँ, ठीक है, और मैं सॉरी फरीदाबाद का मैजिस्ट्रेट नहीं हूँ और मैं वहाँ जाके अरेस्ट किसी को कर लूँ तो मेरी प्राइवेट पर्सन में आएगी अरेस्ट, ठीक है। अब मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हूँ आपका इस इलाके का शादरा का, और शादरा में किसी को अरेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो पहली बात तो उसका केस चाहे मेरे अंडर ही आता है, मैं ट्रायल नहीं करूँगा, ठीक है, मैं ट्रायल नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे 479 में बार्ड कर दिया, ठीक है, 479 में बार्ड कर दिया कि आप इसके केस का ट्रायल नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपका यहाँ प्राइवेट इंटरेस्ट आ गया, इसलिए आप इसका नहीं कर सकते, ठीक है। और मान लो कि मैंने जो अरेस्ट करा उसका इलीगल करा है, एक मजिस्ट्रेट ने किसी का अरेस्ट इलीगल करा है, ठीक है, और उसको 24 आवर्स में दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, हालांकि होना तो वो मेरे टेक्निकली वो मेरे सामने पेश होना चाहिए था, पर वो मैं अपने सामने पेश ना करके और दूसरे के सामने पेश करना था, क्योंकि यहाँ तो मैं प्राइवेट पर मतलब मैंने जो अरेस्ट करा है वो उसका आपका इसलिए करा है कि मेरे पास है, पर मैं उसे ट्रायल नहीं कर सकता, दूसरे मजिस्ट्रेट के सामने दिखाना पड़ेगा, ठीक है, चाहे उसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे मजिस्ट्रेट को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, पर नहीं दिखाता तो मेरे पे इलीगल अरेस्ट का केस लग जाएगा, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन 220 बी, सॉरी 220 आईपीसी के, ये सारे के सारे मेरे पे हो जाएंगे, मेरी अरेस्ट इलीगल मान जाएगी। एक बार पढ़ते हैं, लिखा व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, चाहे जुडिशियल हो, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, यहाँ पर लिख दिया उन्होंने, कंफ्यूज नाउ इंसान इसलिए यहाँ लिख दिया, विद इन लोकल जुडिक्शन, यानी कि उसकी लोकल जुडिक्शन के अंदर हुआ है ऑफेंस, ठीक है, ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर, या तो वो खुद अरेस्ट करेगा या ऑर्डर देगा, अगर उसके ऑर्डर अरेस्ट का को मान लो मुझे कहता है, ठीक है, कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मुझे कहता है भाई उसे अरेस्ट कर ले, और मैं रीजनेबल रीजन ना देने की वजह से उसे अरेस्ट नहीं करता, तो मेरे पे 187 की एफआईआर भी हो जाएगी, ठीक है, यानी कि वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है, किसी को कह भी सकता है इसे अरेस्ट करो, ठीक है। अरेस्ट द ऑफेंडर मे पर्सन सब्जेक्ट टू प्रोविजन एंड कंटेन द बेल committed the offense custody and magistrate and executive magistrate may at time the arrest direct the arrest is presence when his local jurisdiction whose arrest is competent at time to circumstance issue a warrant, तो उसके खिलाफ वारंट भी हो सकते हैं। अब सेक्शन 45 कहते देखिए, सेक्शन 45 ये कह रहा है कि जो आर्म फोर्स के है, बीएसएफ आपका ये वो उनके अगर कोई जवान है और वो ड्यूटी पर है तो उनको आपका अरेस्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है, अरेस्ट करने से पहले उनकी बटालियन से
या कमांडर ऑफिसर से या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो क्या कहता है, नथिंग इन स्टैंडिंग कंटेन इन सेक्शन 41 44 41 44 में क्या लिखा है हमें मालूम नहीं, ठीक है, मतलब नहीं पड़ता, ठीक है, ये नॉट विथ स्टैंडिंग आए तो समझ लीजिए वांदा नहीं पड़ता, ठीक है। नो मेंबर ऑफ आर्म फोर्स में कौन है, नेवी, आर्म फोर्स, ये एयरफोर्स, नेवी, सोल्जर्स, बीएसएफ, ये पैरामिलिट्रीज जितने भी हैं वो, ऑफ द फोर्सेस शैल बी यूनियन शैल बी अरेस्टेड एनीथिंग, सीआरपीएफ, ये सब उन्हें अरेस्ट नहीं करा सकता। द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन डायरेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन अप्लाई कैटेगरी ऑफ द मेंबर, या तो स्टेट गवर्नमेंट भी आपका कह सकती है कि जैसे मान लीजिए कोई ये है लोग हैं, इनको भी अरेस्ट नहीं कर सकते आप जब तक आपको पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, किनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, तभी आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।